भारत के महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में। टॉपिक शुरू करने से पहले आप एक इम्पॉर्टेंट काम कर लीजिए, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में अनुच्छेद 76 के तहत भारत के महान्यायवादी की व्याख्या की गई है। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया, मैंने खुद ने अटेम्प्ट किया है कि ऐसे पूछा जाता है कि अनुच्छेद 76 के तहत कौन से पद की व्याख्या की गई है, या फिर पद दे दिए जाते हैं महान्यायवादी, मुख्य आयुक्त या सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, ऐसे ऑप्शन दे दिए जाते हैं और पूछ लिया जाता है कि अनुच्छेद 76 में कौन से पद की व्याख्या की गई है, ठीक है। तो आपको यहाँ क्लियर होना चाहिए कि अनुच्छेद 76 के तहत अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को शामिल किया गया है। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद हम जानते हैं कि एक्चुअल में महान्यायवादी जो होता है वो कौन होता है और किसको महान्यायवादी के पद पर चुना जाता है। देखिए क्या होता है कि जो हमारा जो महान्यायवादी होता है वो भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी उसे माना जाता है। विधि अधिकारी से तात्पर्य है कानून। मैंने आपको जब सुप्रीम कोर्ट टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको उसमें बताया था कि विधि, पॉलिटी में विधि से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो हम उसको कानून से रिलेटेड कर लेते हैं, यानी कि इनडायरेक्टली बोल सकते हैं कि विधि का मतलब होता है पॉलिटी में कानून, ठीक है। तो क्या हम अगर हम यूँ कहें कि भारत का जो महान्यायवादी जो होता है वो सर्वोच्च कानून का ज्ञाता होता है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा, क्योंकि विधि सर्वोच्च विधि अधिकारी उसे ही कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए, अब हम जानते हैं कि महान्यायवादी की नियुक्ति की क्या आवश्यकता महसूस हुई। देखिए क्या होता है कि भारत सरकार द्वारा हमारे देश के कानून लागू किए जाते हैं, ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार में जो प्रधानमंत्री होता है उसके द्वारा कानून हमारे देश के लिए बनाए जाते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि मंत्रिमंडल द्वारा ये निर्णय ले पाना कि जो कानून उनके द्वारा बनाया गया है वो सही है या गलत है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं है, ये निर्णय ले पाना उनके लिए बहुत कठिन होता है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनका जो कानून है वो कई बार रद्द कर दिया जाता है। तो इसी समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार के अंतर्गत एक और महान्यायवादी का पद बनाया जाना चाहिए, यानी कि कानून अधिकारी होना चाहिए जिसको यह कार्य सौंपा जाना चाहिए कि जो कानून सरकार द्वारा बनाए गए हैं उनमें कोई त्रुटि तो नहीं है, या उनके अनुसार जो कानून बनाया गया है वो सही है या नहीं, इसकी जांच के लिए महान्यायवादी की नियुक्ति की गई है। अब देखिए सब एक इम्पॉर्टेंट बात और जान लीजिए कि महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, निर्वाचन नहीं, क्योंकि निर्वाचन जनता द्वारा वोटों के आधार पर किया जाता है और नियुक्ति डायरेक्ट मंत्रिमंडल द्वारा की जाती है। क्लियर है यहाँ तक। अब हम सबसे पहले जान लेते हैं कि भारत का जो महान्यायवादी होता है उसको चुनने के लिए कौन कौन सी योग्यता की आवश्यकता होती है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि जो भारत का महान्यायवादी है उसकी नियुक्ति से संबंधित और उसके कार्यकाल से संबंधित कोई भी व्याख्या भारतीय संविधान में नहीं की गई है, यानी कि योग्यता के भी कोई आधार नहीं बताया गया है। सिर्फ यही कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए जो शर्तें लागू होती है वही भारत के महान्यायवादी पर लागू होती है। तो मैं आपको बता दूं, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ, जब मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट टॉपिक पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होना आवश्यक है, लेकिन मैं एक बार और बता देती हूँ। सबसे पहले तो होता है वो भारत का नागरिक हो, ठीक है। सेकेंड आता है उसने हाई कोर्ट में 5 वर्षों तक जज के रूप में काम किया हो। काम किया हो, या फिर बोल सकते हैं कि 10 वर्षों तक उसने किसी भी कोर्ट में वकालत की हो। ठीक है, क्लियर है। इसके अलावा ऑब्लिक में हम कह सकते हैं कि
ज्ञाता हो। तो ये सब योग्यताएं जिस व्यक्ति में होगी उसे भारत का महान्यायवादी चुना जाएगा। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं कि नियुक्ति से संबंधित कुछ प्रावधान जो हैं, कुछ बातें कही गई हैं, उसके बारे में और जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऑप्शन दे दी जाती है, पूछ लिया जाता है कि फलां पद पर नियुक्ति के लिए नियुक्ति कौन करता है, किसे त्याग पत्र देता है। ये जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर हम किसी भी स्टेट लेवल की या MCPCS या किसी की भी तैयारी कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्जाम की, तो ज़रूरी है हमारे लिए सारी चीज़ों को बारीकी से जानना। तो हम नियुक्ति से संबंधित कुछ बातें और जान लेते हैं। देखिए, जो भारत का महान्यायवादी है, ये तो हम सभी जानते हैं कि उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? लेकिन हम ये भी जानते हैं कि राष्ट्रपति बेसिकली वास्तविक कार्यपालिका नहीं है। राष्ट्रपति द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं वो बेसिकली केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल के सुझाव से उसकी जो नियुक्ति की जाती है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वास्तविक तौर पर मंत्रिपरिषद जिसे चाहेगी उसे भारत का महान्यायवादी नियुक्त किया जाएगा। यानी कि कह सकते हैं कि इनडायरेक्टली कि मंत्रिपरिषद द्वारा ही भारत के महान्यायवादी को चुना जाता है। ठीक है, अब देखिए, एक बात और बता दूं मैं आपको, ये तो हो गई नियुक्ति। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, कार्यकाल से संबंधित कोई भी बातें संविधान में नहीं की गई है, ना ही उसकी लिमिट बताई गई है कि कितने समय का भारत के महान्यायवादी का कार्यकाल होता है। इसके संबंध में यह कहा गया है, महान्यायवादी के कार्यकाल के संबंध में सिर्फ ये कहा गया है कि जो महान्यायवादी का कार्यकाल है उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, यानी कि वो जब तक चाहे अपने पद पर बना रह सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, कहे इनडायरेक्ट वे में कहें तो कह सकते हैं मंत्रिपरिषद के प्रसाद पर्यंत तक वह कार्य कर सकता है। लेकिन वैसे परंपरा तो आखिर ये है कि जो व्यक्ति, यानी कि मान लीजिए जो पार्टी हमारे केंद्र सरकार में होगी वही भारत के महान्यायवादी को चुनेगी। जैसे ही अब वो पार्टी चेंज होगी तो भारत का महान्यायवादी भी चेंज हो जाएगा। परंपरा तो यही है। लेकिन अगर चाहे वह तो अपने जब तक वह चाहे तब पद पर बना रह सकता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब देखिए, यानी कि राष्ट्रपति अगर चाहे तो उसे किसी भी वक्त अपने पद से हटा सकता है मंत्रिपरिषद की सलाह से। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब थर्ड आता है इसका शक्तियों के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि भारत के महान्यायवादी को कौन कौन सी शक्तियां प्रदान की गई हैं। देखिए, शक्तियां बेसिकली क्या होता है कि जो महान्यायवादी होता है वो उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेके जाता है। यानी कि भारत सरकार से संबंधित जो भी मामले उच्चतम न्यायालय में होते हैं उसका प्रतिनिधित्व हमारा महान्यायवादी करता है राष्ट्रपति की सलाह से। अब हम जान लेते हैं कि राष्ट्रपति कौन कौन से कार्य महान्यायवादी को दे सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 143 के तहत कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा उच्चतम न्यायालय में जो भारत का महान्यायवादी है वो भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करता है। यानी कि भारत सरकार का प्रतिनिधित्व महान्यायवादी द्वारा राष्ट्रपति की सलाह से उच्चतम न्यायालय में किया जाता है। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, इसको इस तरीके से समझ लेते हैं कि राष्ट्रपति महान्यायवादी को यह आदेश देता है कि वो भारत सरकार से संबंधित कोई भी मामले है उसका प्रतिनिधित्व उसको वह पेश करेगा उच्चतम न्यायालय में। क्लियर है? यह बात अनुच्छेद 143 के तहत भारतीय संविधान में कही गई है। ठीक है, अब हम जान लेते हैं कि इससे रिलेटेड कुछ अधिकार भी दिए गए
इसमें यह भी कहा गया है कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो भारत सरकार से संबंधित मामले का प्रतिनिधित्व तो उच्चतम न्यायालय में करता है, लेकिन एक बात और यहाँ कही गई है कि वह बिना मंत्रिपरिषद की या राष्ट्रपति की सलाह के कोई भी टिप्पणी उस मामले पर नहीं कर सकता है। सेकंड, इसमें कहा गया है कि वह किसी भी व्यक्ति को बिना राष्ट्रपति की सलाह के या बिना मंत्रिपरिषद के आदेश के उसके बचाव में कोई भी आदेश या कोई भी बात नहीं कह सकता है। यह प्रतिबंध भारत के महान्यायवादी पर भारत सरकार द्वारा लागू किए गए हैं। देखिए, अब एक इम्पॉर्टेंट बात और मैं आपको बता दूं कि जो भारत का महान्यायवादी होता है उसको कुछ अलग से अधिकार दिए गए हैं, उनके बारे में और हम जान लेते हैं। देखिए, जो महान्यायवादी होता है उसको हमारे भारतीय क्षेत्र में कहीं भी या किसी भी कोर्ट में सुनवाई करने का अधिकार प्रदान किया गया है। सबसे पहले इसमें लिख लेती हूँ मैं, किसी भी कोर्ट में, किसी भी न्यायालय में सुनवाई का अधिकार महान्यायवादी को प्रदान किया गया है। सेकंड आता है वह संसद के किसी भी सदन में भाग ले सकता है। ठीक है। थर्ड आता है इसका कि बस जब संसद की संयुक्त बैठक होती है उसमें भी उसको भाग लेने का अधिकार प्रदान किया गया है। ठीक है, ये तो है उसको संसद में शुरू से मैं आपको समझा देती हूँ। किसी भी भारतीय क्षेत्र की किसी भी न्यायालय में उसको सुनवाई का अधिकार है, संसद के किसी भी सदन में भाग लेने का अधिकार है, उनकी संयुक्त बैठक जब होती है उसमें भी भाग लेने का अधिकार है और अपने विचार प्रस्तुत करने का भी अधिकार भारतीय संविधान में महान्यायवादी को प्रदान किया गया है। लेकिन इसमें एक और बात कही गई है कि भारत के महान्यायवादी को भाग लेने का अधिकार तो है उनकी संसद की बैठकों में, लेकिन वोट करने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं प्रदान किया गया है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसमें स्टार लगा लीजिए कि वोट देने का अधिकार महान्यायवादी को नहीं दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए, ये तो हो गई आपके महान्यायवादी के बारे में कुछ बातें। अब हम देख लेते हैं कि एक और नाम आता है सॉलिसिटर जनरल, यानी कि महाधिवक्ता। तो वो भी बेसिकली कानून के ज्ञाता ही होते हैं और उनकी नियुक्ति महान्यायवादी की सहायता के लिए की जाती है। यूं कहें कि महान्यायवादी पे जो काम का भार होता है, यानी कि उनकी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है उनकी सहायता करने के लिए। ठीक है, अब देखिए, राज्य में भारत के महान्यायवादी जैसे कि केंद्र सरकार में महान्यायवादी होता है, ऐसे ही राज्य सरकार में, राज्य में यानी कि स्टेट लेवल पे हमारे महाधिवक्ता होते हैं। उसके बारे में भी थोड़ी सी बातें जान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, मैं आपको बता दूं कि इसमें जो भी सेवा शर्तें हैं वो पूरी महान्यायवादी की तरह ही लागू की गई हैं, लेकिन इसमें सिर्फ इतना कहा गया है कि जैसे महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती थी, उसी तरीके से महाधिवक्ता की नियुक्ति यानी कि स्टेट में राज्यपाल द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि इसकी भारतीय संविधान में महाधिवक्ता की जो व्याख्या की गई है वो अनुच्छेद 165 के तहत की गई है। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप याद कर लीजिए कि अनुच्छेद जो महाधिवक्ता की नियुक्ति की गई है यानी कि भारतीय संविधान में वो आर्टिकल 165 के तहत उसे रखा गया है। ठीक है, अब देखिए, इसमें भी वही कहा गया है कि इसकी नियुक्ति से संबंधित कुछ खास
प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं किए गए, इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी। और इसको भी वही अधिकार प्रदान किए गए हैं कि ये स्टेट से रिलेटेड जो भी मामले होते हैं, यानी कि राज्य सरकार से संबंधित जो मामले होते हैं उनको यह उच्च न्यायालय में पेश करता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें यह कहा गया है कि ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करेगा, यानी कि सेम वही प्रोसेस जो महान न्यायवादी के लिए लागू होती थी वही महाधिवक्ता के लिए लागू होगी, यानी कि मंत्रिपरिषद की सलाह पर राज्यपाल महाधिवक्ता की नियुक्ति करेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें भी वही जो शक्तियां हैं कि राज्य में की बैठकों में भाग लेने का अधिकार तो इसे प्रदान किया गया है, लेकिन वोट देने का अधिकार राज्यपाल महाधिवक्ता को प्रदान नहीं किया गया है। ठीक है, ये तो थी महाधिवक्ता से रिलेटेड कुछ बातें। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो में हम नया टॉपिक उठाएंगे।